हेलो दोस्तों, मैं विनोद शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एबीओ ग्रुप। ब्लड हम पूरा देख चुके हैं, खाली उसमें जो अपना बच रहा था एबीओ ग्रुप बच रहा था। तो आज हम अपना एबीओ ग्रुप कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, एबीओ ग्रुप क्या होता है कि आप अपन सब जानते हैं कि अपन ने बोला है कि जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ये होता है, आपका ब्लड ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने जो 4 ब्लड ग्रुप है वो होते हैं, वो किसके बेसिस पर डिसाइड होते हैं? तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। यानी कि हमारे खून की जो ग्रुपिंग करते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है। अब देखो, अभी तक क्या होता था कि जब से इस आदमी ने, जो कार्ल लैंडस्टीनियर जैसे व्यक्ति का नाम है, जब तक इन्होंने रक्त समूह की खोज नहीं करी थी या ब्लड ग्रुप की खोज नहीं करी थी, उससे पहले सबको ये लगता था कि हमारा खून सबका एक जैसा है। लेकिन फिर कार्ल लैंडस्टीनियर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं है और सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो वो व्यक्ति जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की वो कौन था? सबसे पहला हमको जो नाम याद रखना, वो किसका नाम याद रखना है? कार्ल लैंडस्टीनियर। तो कार्ल लैंडस्टीनियर कौन था? ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला आदमी कार्ल लैंडस्टीनियर। इन्होंने सन 1900 में 1900 से 1901 के बीच में इन्होंने बताया था कि भाई हमारे शरीर के जो ब्लड है, हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग है। और इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। ये ध्यान रखना कि इन्होंने चारों ब्लड ग्रुप की खोज नहीं करी थी। हमारे यहाँ पे हमारे सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, उन 4 में से 3 की खोज करने वाला आदमी कौन था? वो था कार्ल लैंडस्टीनियर। तो इन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज करी थी? ए, बी और ओ। ये चीज बिल्कुल याद रखना है। कार्ल लैंडस्टीनियर ने सन 1900 में 3 ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। वो कौन कौन से थे? ए, बी और ओ। ए बी इन्होंने नहीं खोजा था। कार्ल लैंडस्टीनियर ने सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर इनके ही स्टूडेंट आते हैं, मतलब ये साइंटिस्ट है तो इनके भी अगर रिसर्च फेलो होते तो 2 रिसर्च फेलो होते इनका, जिनका नाम था डी कैस्टेलो और स्टर्ली। ठीक है, इनके ही 2 स्टूडेंट थे जिनका नाम था डी कैस्टेल और स्टर्ली। इन्होंने सन 1902 के आसपास, ठीक है, किसी किताब में 1902 दे रखा है, किसी में 5 दे रखा है, लेकिन ज्यादातर किताबों में 1902 दे रखा है। तो डी कैस्टेल और स्टर्ली इन्होंने चौथा ब्लड ग्रुप दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप। यहां तक क्लियर है? 3 ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इनको खोज करने वाला कौन था? तो वो था कार्ल लैंडस्टीनियर। और चौथा ब्लड ग्रुप जो अपना ए बी है वो किसने खोज किया था? तो वो क्या था? इनके 2 स्टूडेंट जिनका नाम है डी कैस्टेलो और स्टर्ली। सन 1902 में उन्होंने बताया कि नहीं, चौथा ब्लड ग्रुप भी है जिसको बोलते हैं अपन ए बी ब्लड ग्रुप। अब देखो, इन्होंने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन किस आधार पर डिवाइड किया तो वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो ब्लड ग्रुप डिवाइड किया, मतलब जो ब्लड ग्रुप को विभाजित किया, कि किस ब्लड ग्रुप को जो विभाजित किया वो किस आधार पर किया? तो अपन आधार की बात करते हैं। तो आधार क्या है, किस आधार पर इन्होंने अपने ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया? तो वो है एंटीजन। मतलब कि हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में कौन सा एंटीजन, जिनको हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिजन। तो हमारे ग्रुप में, हमारे ब्लड में जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि भाई कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। तो वो जो बेसिस है जिसके आधार पर आपके ब्लड ग्रुप को विभाजित किया जाता है, तो वो है एंटीजन। अब हम बात करते हैं एंटीजन होते क्या है। यहां तक क्लियर कि ब्लड ग्रुप किसने खोजे, ठीक है, इनका आधार क्या था। और अब हम बात करने वाले कि आगे एंटीजन क्या होता है। तो अब हेडिंग डालो कि एंटीजन, हिंदी में बोला जाता है इनको प्रतिजन। एंटीजन बोले तो प्रतिजन। देखो ये क्या होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। मतलब एंटीबॉडीज के निर्माण को जो इनिशिएट करता है उनको हम बोलते हैं एंटीजन। यानी कि एंटीजन के रिएक्शन में, जैसे हमारे ब्लड में कोई एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स को भी काउंट करते हैं, या प्रतिजन जो होते हैं उनको फॉरेन पार्टिकल्स भी काउंट करते हैं। जैसे वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जो भी हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हमारे शरीर में जब कोई भी बाहरी पदार्थ आता है तो उसको ब्लड एंटीजन के रूप में ही स्वीकार करता है, यानी कि एंटीजन के रूप में उसकी पहचान करता है। लेकिन हमारे शरीर, हमारे रक्त में पहले से ही कुछ एंटीजन मौजूद होते हैं जिनसे एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करती। लेकिन अगर कोई पदार्थ बाहर से आता है तो उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो एंटीजन क्या होते हैं? वे सारे पदार्थ जो एंटीबॉडी के, एंटीबॉडी बोले तो प्रतिरक्षी, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, ये 2 हेडिंग की आज मेन इंपॉर्टेंट जो हमको समझने की जरूरत है। तो वे सारे पदार्थ जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं, उद्दीप्त बोले तो इनिशिएट करते हैं या उकसाते हैं। ठीक है,
वे सारे पदार्थ जो हमारे रक्त में एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं उनको कहा जाता है प्रतिजन। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये भाई प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, इनका कोई सा भी नेचर हो सकता है। वे सारे पदार्थ जो हमारे रक्त में एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं या इनिशिएट करते हैं, जिनकी रिएक्शन से एंटीबॉडी का निर्माण उद्दीप्त होता है, उनको कहा जाता है एंटीजन। दूसरी इस चीज में जो बात हमको, दूसरे स्पेक्ट्रम में हमको जो बात याद रखनी है वो ये है कि वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं ये? वंशानुगत होते हैं। मतलब वंशानुगत शब्द का मतलब ये एक वंश से दूसरे वंश, मतलब पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये वंशानुगत होते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, इनका नेचर कोई भी हो सकता है। तीसरी चीज की ये पाए कहाँ जाते हैं, देखो हमने पढ़ा था इससे पहले आरबीसी सॉरी, ठीक है। तो आरबीएससी क्या होता है, इस तरीके की आरबीएससी होती है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था इसका शेप क्या होता है आरबीएससी का, बायोकोनकेव आरबीएससी होता है। तो जो एंटीजन होते हैं ये इस आरबीसी के सरफेस पे लगे हुए पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आरबीसी के सरफेस पे इस तरीके का स्ट्रक्चर इनको दिखाया जाता है। अगर अपन नॉर्मल दूसरा डायग्राम बनाए तो ऐसा देखो, ये एक राउंड है जिसको एंटीजन बोलते हैं, मतलब ये एक आरबीसी की सेल है, इसके ऊपर इस तरीके से ये प्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं या आरबीसी की सरफेस पे पाए जाते हैं। ये याद रखना, कहाँ पर पाए जाते हैं एंटीजन? तो आरबीएससी की सरफेस पर पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमको एंटीजन के बारे में याद रखने के, एंटीजन होते कहाँ पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज है कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एंटीजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। हमारे शरीर में कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब देखो भले ही एंटीजन दो, लेकिन ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो कितने तरीके के पाए जाते हैं? वो 4 तरीके के पाए जाते हैं। अब ये कैसे है, अब वो बात करने, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ब्लड ग्रुप को डिवाइड करने का आधार क्या, वो है एंटीजन या बोले तो प्रतिजन। तो ऐसा कैसे कि भाई एंटीजन तो 2 तरीके के लेकिन ब्लड ग्रुप 4 तरीके के, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ब्लड ग्रुप हम डिटेल में करेंगे इसके बाद, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए ताकि आपको पता पड़े कि एंटीजन के बेसिस पे कैसे ब्लड ग्रुप डिवाइड किए गए। अगर किसी के रक्त में एंटीजन ए पाया जाता है, कौन सा एंटीजन पाया जाता है? अगर एंटीजन ए पाया जाता है तो उसके शरीर का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, या उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है। अगर किसी के अंदर एंटीजन बी पाया जाता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों पाए जाते हैं एंटीजन ए और बी, अगर दोनों ही पाए जाते हैं तो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी। अगर दोनों ही एंटीजन नहीं पाए जाते हैं तो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ओ। तो ये बात क्लियर हुई कि कैसे हमने 2 एंटीजन के बेसिस पे 4 ब्लड ग्रुप डिसाइड किया। अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप आपका होगा ए, अगर बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, अगर दोनों ही पाए जा रहे हैं तो एंटीजन होगा ए बी, और अगर दोनों ही नहीं पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आपका ओ। अब हमको 2 चीजें यहाँ पर टर्म समझनी है। पहली तो हम एंटीजन समझ चुके, दूसरा हमको समझना है एंटीबॉडी। यही 2 चीजें हैं जो पूरा का पूरा रक्त ब्लड ग्रुप जिनके ऊपर बेस्ड है कि ब्लड कैसे आदान प्रदान किया जाता है, इन्हीं 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है। वो सारी हम बात करेंगे कि ब्लड कैसे ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान किया जाता है, ब्लड का कैसे ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, उस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एंटीजन क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इनको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। देखो अगर आप इस शब्द को तोड़ोगे तो ये हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र है, आपकी विभिन्न वायरस से, विभिन्न बीमारियों से जो रक्षा करता है वो कौन करता है?
एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी, इसीलिए इनका नाम देखो, प्रतिरक्षी को आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे शरीर में रक्षा तंत्र में मदद करते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है शरीर के सैनिक। क्या बोला जाता है? ये हमारे शरीर के सैनिक है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बायोलॉजिकल डेफिनेशन अभी हम बात करेंगे कि एंटीबॉडीज होती क्या है। तो शरीर के सैनिक किससे बोला जाता है? बोला जाता है एंटीबॉडीज को। क्यों? क्योंकि ये हमारे विभिन्न इन्फेक्शन से या विभिन्न तरह के वायरस से हमारी रक्षा करता है। हमारे शरीर के जो सिपाही है वो कौन है? एंटीबॉडी, या जिनको बोला जाता है प्रतिरक्षी। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडीज जो होती है ये इनका नेचर क्या होता है। भाई ये किससे बनी होती है? जैसे अपन ने एंटीजन देखे थे, जो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये सब होते थे, वहीं पर एंटीबॉडी सिर्फ प्रोटीन होती है। किसकी बनी होती है ये? तो पहली चीज याद रखो, अगर आपसे पूछे एंटीबॉडीज किसकी बनी होती है, तो एंटीबॉडीज जो बनी होती है वो बनी होती है प्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की। एंटीबॉडीज जो बनी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो बना होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन्स का, ठीक है। ये ना तो कार्बोहाइड्रेट का बनाता है, ना ग्लाइकोलिपिड्स का, ना ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की बनी होती है। कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्लाज्मा में। कहां पर पाई जाती है? प्लाज्मा में। अभी मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना में चल रही है वो भी डिस्क्राइब करूंगा कि एक्चुअली है क्या। तो अपन इसके साथ एक करंट का टॉपिक भी जोड़ देंगे, भाई प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपना जो ब्लड ग्रुप है और कैसे अपना प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। तो कहां पर पाई जाती है हमारे शरीर में? प्लाज्मा में पाई जाती है। ये कितने तरीके की होती है? तो ये भी 2 तरीके की होती है एंटीबॉडीज, ये भी 2 तरीके की होती है। कौन कौन सा तरीके की होती है? तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और छोटे अल्फाबेट से भी, जैसे ए का जो छोटा अल्फाबेट है उससे भी डिनोट करते हैं, या फिर आप लिखो इसको एंटीबॉडी ए या फिर छोटा ए लिखो, या फिर एंटीबॉडी बी या छोटा बी। ये सारी चीजें थी हमारी एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में। एक और चीज बताओ, यहाँ पे बताना भूल गया तो वो या थोड़ा सा याद कर लेना, वो ये कि एंटीबॉडीज को क्या बोला जाता है बायोलॉजिकल भाषा में? इनको बोला जाता है एग्लूटिनिन्स। क्या बोला जाता है? एग्लूटिनिन्स। एंटीबॉडीज को बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोला जाता है? एग्लूटिनिन्स। वैसे ही जो एंटीजेंस उनको क्या बोला जाता है? एंड जैसे एंटीबॉडीज को अपन एग्लूटिनिन्स बोल रहे थे, वैसे ही एंटीजन को बोला जाता है एग्लूटिनोजेंस। क्या बोला जाता है? एग्लूटिनोजेंस। एंटीबॉडीज को बोला एग्लूटिनिन्स, एंटीजेंस को बोला एग्लूटिनोजन। ये थी चीजें एंटीजन और एंटीबॉडी होती क्या है, ठीक है। अब हम बात करें ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में कि ब्लड ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों किसी का खून इधर उधर से ट्रांसफर करने से पहले ब्लड ग्रुप डिफाइन किया जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप ये है तो उसको उसी का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब अपन एक टेबल बनाने वाले हैं, तो वो देखो कि किसका ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है और किसका ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाला, एक सेकेंड, ताकि कि आपको भी ये अपने ना बहुत रेगुलर लाइफ की, मतलब रेगुलर लाइफ में काम आने वाली चीज है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि ब्लड ग्रुप, ये हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप, इसमें कौन सा एंटीजन है और एंटीबॉडी, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ये समझना आप कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी तो एंटीजन पाया जाता है और कौन सी तो एंटीबॉडी पाई जाती है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? ए। अपन इससे थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं, अगर किसी का एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए। तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्रॉस पाई जाती है, एंटी बी पाई जाएगी या बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। ब्लड ग्रुप ए जिसका होगा उसके अंदर एंटीबॉडीज जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी एंटी बी और बी पाई जाएगी। ठीक वैसे ही अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या पाया जाएगा? ब्लड ग्रुप एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? बी। और एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाएगी? एंटी ए और ए एंटीबॉडी। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी तो उसमें कौन सी एंटीबॉडन पाए जाएंगे? ए बी दोनों पाए जाएंगे, इसलिए अपन इनका ब्लड ग्रुप कौन सा बोला? ए बी। और इनके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी।
ठीक है, वैसे ही ओ ब्लड ग्रुप, देखो ओ नहीं है, ये एक्चुअली जीरो है, बट अपन ए बी लेके चल रहे हैं इसलिए अपन इसको ओ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसको ऐसे भी याद रखो, जीरो ब्लड ग्रुप इसलिए कोई भी एंटीजन नहीं, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी, एंटी ए और एंटी बी, दोनों ही एंटीबॉडीज इसके अंदर पाई जाएगी। किसके अंदर, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कोई सा भी नहीं पाया जाएगा और इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज पाई जाएगी। वैसे ही एंटीजन ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें एंटीजन है वो दोनों पाए जाएंगे, ए बी दोनों पाए जाएंगे और एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिएगा आप, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ए बी ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। जैसे ये देखो आप, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए, देखो ये जो आरबीसी के ऊपर क्या पाया जा रहा है, ये एंटीजन है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, एंटीजन ए, कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, एंटीजन है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, एंटीजन, ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ब्लड ग्रुप हुआ ए। और इसके अंदर जो अपन को एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही है, एंटी बी। ये समझ में आया कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए, और एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। ए के अंदर बी होगी, बी के अंदर ए होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी, इसके अंदर कौन सी एंटीजन पाया जा रहा है, एंटीजन बी, और एंटीबॉडी कौन सी पाई गई, एंटी ए। ऐसे ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन दोनों पाए गए, एंटीबॉडी नन। चौथा ब्लड ग्रुप ओ या जीरो बोल दो, जीरो बोलोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, ब्लड ग्रुप बोला अपन ने चौथा ओ, इसके अंदर जो एंटीजन है कौन सा है, एक भी नहीं, और एंटीबॉडी कौन सी, एंटी ए और एंटी बी, दोनों तरह की एंटीबॉडी इसके अंदर पाई जाती है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन है, एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी एंटी। ऐसा क्यों हो रहा है कि एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ओ एंटीबॉडी जो है वो बी पाई जा रही है। तो इसकी एक रिएक्शन होती है, वो अपन बात कर रहे हैं कि जब डिफरेंट अगर किसी का ब्लड ग्रुप है और उसको बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है तो फिर दिक्कत क्या होती है, उस पर बात करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो अपने शरीर में एंटीजन, अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है, एक सेकेंड, देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, उसको अपन ने चढ़ाया ब्लड ग्रुप बी। अभी अपन क्या पढ़ चुके थे, इसके अंदर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए। ये हमने पढ़ा कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा ए। और बी ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी। अब डेफिनेशन देखना आप, एंटीजन क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं, यानी कि वे सारे पदार्थ जो हमारे शरीर पे आते हैं या हमारे रक्त में प्रवेश करते हैं और वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीजन। जब ये एंटीजन बी आया तो इसके खिलाफ क्या होगा, हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है, भाई ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अपन ने अभी देखा था कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटी बी। अब ये शब्द सुनो, एंटी का मतलब क्या होता है, अपन नहीं बोलते ये मेरा एंटी है मतलब ये मेरा दुश्मन है। तो जैसे ही ये एंटीजन बी वाला ब्लड ग्रुप एंटीजन ए वाले के अंदर, यानी कि बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर दिया, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी। और जैसे ही ये अटैक करती है तो क्या होती है, क्लम्पिंग हो जाती है। क्लम्पिंग बोले तो थक्के बन जाते हैं हमारे शरीर में, थक्के बन जाते हैं मतलब जो रक्त बह रहा है उसका थक्का बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, और जैसे ही क्लॉट बनेगा विद इन सेकेंड्स आदमी की डेथ हो जाती है। इसीलिए जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, उस समय ये खासकर ध्यान रखता है कि क्रॉस ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाए, इसीलिए ब्लड चढ़ाने से पहले आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करने वाले कौन सा ब्लड ग्रुप का कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है और कौन सा नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान है इसको कौन कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सा, ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, तो ये अपन ऐसे लिखते हैं इसको, ले सकता है और दूसरी हेडिंग दे सकता है। देखो इसमें हम बात करने वाले कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है और किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है,
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम ए ब्लड ग्रुप की। तो हमने बात करा कौन कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, तो ये ले सकता है ए से ले सकता है, और दूसरा किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ध्यान रखना यहाँ पर कहीं पर भी बी नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर बी आते ही तो क्या होगा, क्लोटिंग हो जाएगी। और ओ से क्यों ले सकता है, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये या तो खुद ए से ले सकता है और दूसरा किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, और नहीं किससे ले सकता, बी और ए बी से। तो ये ध्यान रखना, ए ब्लड ग्रुप वाला किससे को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है, और ले किससे सकता है, मतलब ले किससे सकता है, ए और ओ से ले सकता है, और दे किसको सकता है, सॉरी दे किसको सकता है, ये एक सेकेंड, एक तो ए वाले को ए को दे सकता है और दूसरा किसको दे सकता है, ए बी से। ले किससे नहीं सकता, ये बी से और ए बी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। दे किसको सकता है, ले सकता है ए और ओ को, दे सकता है ए और ए बी को। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। क्यों ले सकता है, ये अपन ने इससे पहले बार में सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। और दे किसको सकता है, बी और ए बी को, ठीक है। तीसरा ब्लड ग्रुप अपना ए बी, ये सबसे ले सकता है, ए से ले सकता, बी से ले सकता, ए बी से ले सकता है और ओ से, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप से ले सकता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्वग्राहता। क्या बोला जाता है, सर्वग्राहता, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब ये इसको कोई टेंशन नहीं है। अगर ए बी वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है बहुत लकी इंसान है, इसको कोई टेंशन नहीं, बिना सोचे समझे इसको किसी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा लो। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, सर्वग्राहता, यानी कि ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। दे किसको सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को। ए बी के अलावा ये किसी को भी ब्लड दे नहीं सकता है। ले सबसे सकता है, देगा सिर्फ ए बी वाले को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। गलती से अगर बी वाले को चढ़ाते तो उसके अंदर भी ए एंटीजन चला जाएगा, और ए एंटीजन जाती तो एंटी ए बॉडी उसके साथ रिएक्शन करके शरीर के रक्त का थक्का बना देगी, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। चौथा ब्लड ग्रुप अपन ने कौन सा देखा था, ओ में ओ किससे ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, ओ के अलावा किसी से भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन क्या, फॉरेन पार्टिकल है, और अगर वो आए तो फिर एंटीबॉडी रिएक्शन होकर इंसान की मृत्यु हो सकती है। और दे किसको सकता है, ए वाले को दे सकता, बी वाले को दे सकता, ए बी वाले को दे सकता और ओ वाले को दे सकता। इसीलिए इसको क्या बोला गया, सर्वदाता, मतलब जो सबको दे सकता है उसको बोला जाता है सर्वदाता। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्वदाता, और इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल डोनर। ये शब्द दो क्लियर रखना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो है, वो तो है ए बी, और यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। एक और ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, फिर आगे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन तो अपन जब RH वाला इसके आगे जब पढ़ने वाला है उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि अपन ने दो टर्म सीख लिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर। तो तीसरा एक और चीज फैक्ट है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इमरजेंसी ब्लड ग्रुप कौन सा है। इमरजेंसी ब्लड ग्रुप क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी की क्रिटिकल सिचुएशन और उसको विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स में ब्लड चढ़ाना है, तो अब कौन सा ऐसा ब्लड चढ़ा, अपन भाई रिपोर्ट आने का तो इंतजार कर नहीं सकते, क्योंकि जब पता चला जब तक रिपोर्ट आई तब तक आदमी ऊपर निकल लिया। तो उसमें क्या होता है कि इमरजेंसी ब्लड ग्रुप रखा जाता है हर ब्लड बैंक में। जो ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। कौन सा होता है इमरजेंसी ब्लड ग्रुप, इसको बोला जाता है ओ नेगेटिव। अगर कभी किसी की ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए जिसको कि विद इन मिनट्स में ब्लड चढ़ाना पड़ जाए, तो तब उसको कौन सा ब्लड ग्रुप बिना सोचे समझे चढ़ाया जाता है, तो उसको बोला जाता है ओ नेगेटिव। इसको बोला जाता है इमरजेंसी ब्लड ग्रुप। ये तो था अपना ए बी ओ बी। अब देखो अपन इन जनरल आपने ये भी सुना होगा कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है। अभी अपन ने तो यहाँ तक सिर्फ बी की बात करी, तो बी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है उसका भी एक अलग फैक्टर है, वो उसमें हम बात करने वाले। तो चौथा फैक्टर कौन सा हुआ, चौथा एंटीजन जो हमारे अंदर पाया जाता है वो है रिसस फैक्टर। कौन सा है, रिसस फैक्टर। इसको शॉर्ट में बोला जाता है RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर क्यों बोला जाता है, देखो, और ये खोज कब
खोज का वो बात करते हैं अपन, ये होता है क्या वो बात करते हैं, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात करेंगे, इससे फर्क क्या पड़ता है। इसकी खोज भी किसी ने करी थी, वही भाई साहब अपने कार्ल लैंडस्टीनर की एक बार फिर से एंट्री हुई, पर इस बार ये अकेले ना आए क्योंकि भाई साहब बूढ़े हो चुके थे, 1900 में पहले ही खोज कर चुके, अब इतना हाथ पैर तो चल नहीं रहे थे, एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो इनके साथ इनका एक और साथी आया जिसका नाम था वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में, सन याद रखना कौन सा सन था, 1940, इसमें इन्होंने एक बंदर था जिसका नाम था रिसस मकाका। कौन सा बंदर था, रिसस मकाका। उसके अंदर एक नया एंटीजन की खोज की जिसे वो इसी बंदर के नाम पे इसको क्या बोला गया, रिसस फैक्टर। ये याद रखना कि भाई कौन से बंदर में सबसे पहली बार या कौन से जानवर के अंदर सबसे पहली बार RH फैक्टर खोजा गया, तो वो था रिसस मकाका। इस रिसस मकाका के नाम पर ही इसका अपन इसको बोलते हैं RH फैक्टर। अब इस RH फैक्टर से होता क्या और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अगर किसी के अंदर RH फैक्टर पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है तो उसको बोला जाता है RH पॉजिटिव। मान लो अगर मेरे अंदर मेरा ब्लड ग्रुप B है पहले से और मेरे अंदर प्लस RH फैक्टर है तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, B पॉजिटिव। अगर मेरे अंदर RH फैक्टर मान लो नहीं पाया जाता तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, B नेगेटिव। ये क्लियर हुआ क्यों हम किसी के ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। अगर किसी के अंदर RH फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव और RH फैक्टर नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। अब ये एक और चीज है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमारे देश में 80% लोग जो हैं वो पाए जाते हैं RH पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव से कोई और पॉजिटिव मत लेना है, कोविड पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ये इससे कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव और 20% लोग जो होते हैं वो RH नेगेटिव पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखना, आपको अगर इन नॉर्मल अगर आप 10 लोगों का ब्लड ग्रुप पूछेंगे तो उसमें से 8 लोग बोलेंगे कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, कोई सा ना कोई सा पॉजिटिव होगा, और उसमें से 2 लोग ऐसे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अब ये RH फैक्टर कहाँ पर रोल प्ले करता है, देखो क्या होता है, अपन अपने जो काम की चीजें ना, अपन देखो सिर्फ पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपन नीट या PMT वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको इसका सिर्फ जनरल पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमको पता भी नहीं करना है। तो ये इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ध्यान रखने की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जब RH पॉजिटिव फादर से RH नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस संदर्भ में हमको थोड़ा सा RH पॉजिटिव का ध्यान रखना चाहिए। और उससे एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये शब्द याद रखना थोड़ा टिपिकल है बट हमको याद रखना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कौन सी बीमारी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फेटालिस। ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है कि जब RH पॉजिटिव तो होता है फादर, अपन ने पहले ही बात कर चुके थे, एंटीजन क्या होता है, वंशानुगत होता है, RH क्या है, वो भी एक एंटीजन है। तो RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर, मतलब पुरुष जो है या पिता जो है वो तो है RH पॉजिटिव और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप कोई सा है, RH नेगेटिव। तो इनसे क्या होता है, जो होने वाली पहली संतान है यानी कि फर्स्ट बेबी जो है वो क्या होगा, उसमें इसमें फर्स्ट बेबी तो बहुत ही नॉर्मल होता है, मतलब किसी प्रकार की प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होती। तो फर्स्ट बेबी जो होता है वो तो होता है नॉर्मल, लेकिन इसमें क्या होता है, और जो सेकंड इनकी संतान होती है, पहली संतान तो कौन सी होती है, नॉर्मल, लेकिन जब इन्हीं RH पॉजिटिव मदर फादर से यही RH नेगेटिव मदर वापस प्रेग्नेंट होती है, वापस इनकी जब सेकंड संतान होती है तो इसमें ये कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। अब ये समझने की हमको यहाँ पर जरूरत है कि भाई पहली संतान नॉर्मल की होती है और दूसरी संतान में ही ये दिक्कत की होती है, और इस बीमारी की वजह से संतान के अंदर ही भ्रूण में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये पहले बहुत होता था, आजकल तो नहीं होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है, देखो अपन ने बात क्या करी थी कि RH एक एंटीजन है, ठीक है, ये फादर से
फादर से संतान में गया, भाई संतान क्या है, फादर और मदर दोनों से बनती है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है, फिर क्या होता है कि ये जैसे ये फादर के मतलब मदर के माता के जो एम्ब्रियो है जिसको हम बोलते हैं कोक या यूट्रस, जो भी बोलते हैं आप, एम्ब्रियो बोला जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा से ये जो RH पॉजिटिव ब्लड है ये मदर के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? माता के अंदर चला जाता है। और जैसे ही ये माता के अंदर जाता है तो माता का जो खून है इसके संदर्भ में रिएक्शन करता है और ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब ये एंटीबॉडी जब माता के ब्लड में बनती है तो ये वापस भ्रूण के इसमें जाती है, पर पहली संतान नॉर्मल इसलिए होती है कि पहली बार में उतनी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में पहले केस में उतनी एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता है कि वो भ्रूण में जो बच्चा है या जो भ्रूण है उसको कोई नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मदर से पहली संतान जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है या सेकंड संतान होती है तब क्या होता है भाई, पहले से इसके अंदर मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद है, वापस से वही कंडीशन हुई, ये भ्रूण इसका ये प्लेसेंटा से वापस मदर के अंदर RH एंटीजन गया, पर इस बार क्या पहले से एंटीबॉडीज मौजूद है और एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बनती है, तब ये क्या होता है कि तब ये एंटीबॉडीज वापस भ्रूण के ब्लड में चली जाती है और क्या होता है यहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है जिससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इस पूरी कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। पहली संतान बिल्कुल नॉर्मल होगी अगर RH पॉजिटिव फादर है और RH नेगेटिव मदर है, दूसरी संतान में दिक्कत होती है जिसमें भ्रूण की मृत्यु हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब नहीं होती क्योंकि इसका साइंटिस्टों ने निवारण खोज लिया। अब क्या होता है कि पहले ही माता के रुधिर में RH एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दी जाती है जिससे कि RH एंटीजन खत्म हो जाता है और इस कंडीशन से बचा जा सकता है। ये पूरा रोल था हमारे RH पॉजिटिव का, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, एंटीजन पढ़ लिया, एंटीबॉडी पढ़ ली, ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, कौन सा किसको दे सकता है, RH फैक्टर पढ़ लिया। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि वंशानुगत, कि माता और पिता से डिसाइड होता है कि आने वाले बच्चे या होने वाले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये कैसे होता है कि हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने एंटीजन की डेफिनेशन करी थी, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि एंटीजन क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अब वंशानुगत कैसे होते हैं, ये किसी न किसी जीन के माध्यम से एक पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जीन क्या होता है पहले तो मैं ये बताता हूँ। जीन वो कारक होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैक्टर्स ले जाते हैं, तत्व ले जाते हैं, ऐसा समझ ले। कोई एक चीज है वो पहली जनरेशन से यानी माता पिता से बच्चों में जाती है, वो किसके माध्यम से जाती है, जीन से माध्यम से ही जाती है। तो जीन वो फैक्टर्स है जो किसी भी तत्व को माता पिता से मतलब पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करते हैं। तो कौन सा जीन अपन बोलते हैं, जैसे जीन एंटीजन कैसे एक्सप्रेस करता है, तो इनको बोला जाता है वे जीन जो एंटीजन को माता पिता से बच्चे में ले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये टर्म याद रखना, आइसोहीमोग्लूटेनिन क्या बोला जाता है, आइसोहीमोग्लूटोनिन क्या बोला जाता है, आइसोहीमोग्लूटेनिन। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई शब्द से। अब इसके ऊपर एंटीजेंस कैसे लगता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ऐसे डिनोट किया जाएगा IA, ठीक है, मतलब कि ये इस जीन के ऊपर एंटीजन लगा हुआ कौन सा, IA। वैसे ही IB, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है या किसी के अंदर एंटीजन B है तो IB। एक पहला डेफिनेशन बताऊंगा कि कैसे ये ट्रांसफर होता है, उसके बाद अपन चारों ब्लड ग्रुप के संदर्भ में बात कर लेंगे और फिर अपन बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप के माता पिता से कौन सी संतान हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, ठीक है। यहां तक क्लियर। देखो अगर मान लो कोई फादर है, जैसे ये तो हुआ फादर, ठीक है, ये हुई मदर। अब ब्लड ग्रुप कैसे होता है, या दो कंडीशन हो सकती है। अगर उसका या तो ये कंडीशन हो, भाई अपन को पता है एक इंसान में 2 पेयर के जीन पाए जाते हैं, तो ये कंडीशन होगी, या तो IA, दो कंडीशन होगी, कौन कौन सी होगी, या तो ये होगी
IA या फिर ये होगी IA या IA। ठीक है, यहाँ पर O का मतलब होता है एंटीजन नहीं, ये O ब्लड ग्रुप के लिए स्टैंड करता है। और मदर का भी मान लो ब्लड ग्रुप है तो मदर की भी यही सिचुएशन होगी, IA IO पेयर होगा या फिर होगा IA या फिर IA। अब क्या होता है, संतान हो रही है, मतलब इन दोनों में संतान होती है, एक तत्व इससे आया एक तत्व इससे आया, जैसे ये मान लो IA आया, इधर से IA आया, तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा IA IA, यानी कि इसके अंदर जो तत्व है एंटीजन का वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ A आया, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A ब्लड ग्रुप। या फिर हम बात करें अगर मान लो इधर से IO आया, कौन सा आया IO आया, और यहां से भी IO आया। अब ये जरूरी नहीं है कि IA आएगा या IO आएगा, ये इन दोनों में से कोई सा भी ऐसा, अगर IO IO की पेयरिंग हो यानी कि दोनों ही एंटीजन नहीं, और जिस ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन नहीं पाया जाता उसको अपन कौन सा बोलते हैं, O ब्लड ग्रुप। तो अगर माता और पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप A है तो इनकी संतान होने वाली संतान में दो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, A या O। और कौन से ब्लड ग्रुप नहीं पाए जाते हैं, तो A भी नहीं पाया जाएगा या फिर B ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, इन दोनों में से किसी के पास भी B एंटीजन नहीं है। क्योंकि एंटीजन वंशानुगत होते हैं तो माता या पिता से ही बच्चे में एंटीजन आएंगे और उसी के बेसिस पे जो उसका है ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। हम बात करते हैं, एक चार्ट बताता हूँ कि कौन सा माता पिता से कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा मतलब होने वाले बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा और नहीं कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो वो देखिए आप, देखो पेरेंट 1 अगर A ब्लड ग्रुप है, ये कंडीशन हमने बात कर चुके हैं कि पेरेंट 2 मतलब माता और पिता, ये इसको यूं देख लीजिए आप, पिता माता। अगर किसी पिता का ब्लड ग्रुप है और माता का ब्लड ग्रुप है तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा, सिर्फ AO हो सकता है। इनकी संतान में कभी भी B और AB ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। ठीक है, किसी कंडीशन में अगर दोनों माता पिता A ब्लड ग्रुप के हैं तो उनकी जो बच्चे हैं, उसका जो होने वाला बच्चा है, उनकी जो संतान है उनमें B या AB ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। क्यों ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे संपत्ति विवाद में इसको इस टेस्ट को किया जाता है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट थोड़ी महंगी पड़ती है। तो पहला जो प्रीमियर टेस्ट किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई में अगर पता चल जाता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर ये आगे वहां डिक्लेयर हो जाता है, अगर नहीं पता चलता है तो फिर ये आगे डीएनए टेस्टिंग वगैरह में जाता है। वैसे ही अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का दोनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप एक का एक और दूसरे का बी, तो इनके ये चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि इसमें चारों एंटीजन पाए, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि भाई ये ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। वैसे ही ए और ए बी में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता। ए और ओ में ए ओ हो सकते हैं, बी ए बी नहीं हो सकता, बी बी में बी ओ हो सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप नोट कर दीजिएगा। ये सारी चीजें थी हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में। इतना पढ़ लोगे, इससे बाहर ब्लड ग्रुप में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, बस अगर आपको ये वीडियो समझ में आए या कोई भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट में लिखिए, सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी इसको अगर आपको फिर अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।